भारत को नदियों का देश कहा जाता है। कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां पहुंचती है, कौन सा उस पर डैम है, याद करने से कुछ नहीं होगा बेटा। याद करने से कुछ नहीं होगा तो क्या करना है, हर एक रिवर का अलग मैप बनाना है। पेपर 2 की जो चीजें हैं, पेपर 2 में बेसिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यूपीएससी ने सीपीएफ के पेपर 2 में ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में चीजों पर ऐसे लिखने के लिए कहा, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। तो ऑब्वियसली आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए कि इनकी लोकेशन ये है। लास्ट एग्जाम की बात करें तो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन का था कि वेस्ट ईस्ट क्रॉस करने पर डेज लूज होगा या गेन होगा, उस पर काफी ज्यादा बहस है। लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन गलत, स्टेटमेंट गलत है, कुछ कह रहे हैं सही है, लेकिन वो स्टेटमेंट एज इट इज यूपीएससी ने उठाकर एनसीईआरटी से दे दिया है। कोई एप्लीकेशन आप लोगों को कभी भी याद नहीं हो सकता, और फिर हो सकता है कि आप लोग सिर्फ क्रैमिंग करने बैठ जाएं कि कौन सा माउंटेन कहां पर है, क्या चीजें कहां पर हैं, लेकिन ज्योग्राफी एक बहुत प्यारा और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसको वैसे ही डील करना है। जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू पीपल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एबीकेएस एकेडमी, जो अपने आप में यूपीएससी, सीएपीएफ, एसी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का वेटेज पेपर 1 में भी अच्छा खासा है, लेकिन ज्योग्राफी की नॉलेज सिर्फ आपको पेपर 1 तक फायदा नहीं देती, बल्कि पेपर 2 में भी उसका बराबर वेटेज रहता ही है। देखिए, साफ तौर पर अगर हम बात करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट है क्या, पहले हम ये समझेंगे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट कैसा है, क्यों पढ़ना है उसको, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में बात करें तो इट इज ऑल कंसर्न अबाउट द स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ के बारे में स्टडी करनी है हमें। अब हम अर्थ को देखें तो अर्थ पर जमीन है, हवा है और पानी है, 3 एलिमेंट्स हैं। इन 3 चीजों के अलावा अगर कुछ और अर्थ पर प्रेजेंट है तो वो इन 3 चीजों पर ही डिपेंडेंट है, इसीलिए कंपोनेंट बनते हैं बायोस्फीयर। इसीलिए पूरी अर्थ को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अर्थ के लैंड, अर्थ के वाटर और अर्थ के एयर फीचर्स को, यानी फिनोमिना, रिलेटेड फिनोमिना को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम कहेंगे कि हमने अर्थ को स्टडी कर लिया है या डिस्क्राइब कर लिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो ज्योग्राफी इज द स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब अर्थ के जमीन, हवा और पानी से जुड़े हुए कंसेप्ट्स को अगर हम पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि हमने अर्थ को फिजिकली पढ़ लिया है, और वही आपके सिलेबस का पार्ट बनता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं या मिस कर रहे हैं तो आप ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं रहे हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी ही असली ज्योग्राफी है, जहां पर आप लोग कंसेप्ट्स पढ़ते हैं रिलेटेड टू द ज्योग्राफी, और बिना कंसेप्ट के कोई एप्लीकेशन आप लोगों को कभी भी याद नहीं हो सकता। और फिर हो सकता है कि आप लोग सिर्फ क्रैमिंग करने बैठ जाएं कि कौन सा माउंटेन कहां पर है, क्या चीजें कहां पर हैं, लेकिन ज्योग्राफी एक बहुत प्यारा और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसको वैसे ही डील करना है। इसलिए सबसे पहले उसको सीक्वेंस में समझना है। सीक्वेंस में समझने का मतलब है कि पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और फिजिकल ज्योग्राफी में जैसा मैंने कहा कि 3 हिस्से हैं, द स्टडी ऑफ लैंड, द स्टडी ऑफ वाटर एंड द स्टडी ऑफ एयर। इन तीनों स्टडीज को अगर देखा जाए तो स्टडी ऑफ लैंड को जियोमॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर को ओशनोग्राफी एंड स्टडी ऑफ एयर को क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। बेटा, इससे पहले अर्थ के बारे में भी चीजों को जानना पड़ेगा। जैसे हमें अर्थ पर लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, अर्थ की प्रेजेंस, अर्थ की रोटेशन, अर्थ की रेवोल्यूशन, इनके कॉन्सिक्वेंसेस, सीजन्स कैसे बनते हैं, चीजों को हमेशा सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करो। फिजिकल ज्योग्राफी से पहले आप अर्थ के डेफिनेशन को, अर्थ को क्लियर करो, उसके बाद आप अर्थ के जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ो। जियोमॉर्फोलॉजी यानी लैंड फीचर्स, उसके बाद आप ओशनोग्राफी यानी वाटर फीचर्स को पढ़ो, और क्लाइमेटोलॉजी यानी एयर फीचर्स को पढ़ो। ये सारे फिनोमिना और यहाँ पर जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जियोमॉर्फोलॉजी में थ्योरीज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, जहां पर आप कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये सब चीजें पढ़ते हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं। अब फोल्ड माउंटेन्स, आपको पता है कि जहां पर भी 2 प्लेट्स कन्वर्ज हो रही होंगी या मिल रही होंगी, वहां पर नेचुरली आपके फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। एक कंसेप्ट है, ये आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में, और जब आप फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं तो आपकी बनती है बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी के बाद नहीं, बल्कि फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ मैं आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करने की के लिए कहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप साथ साथ ये भी जान लें कि दुनिया भर में कहां पर कौन सा माउंटेन है। अब कैसे पता लगेगा और किस तरह पता लगेगा, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आप लोगों को स्टडी मटेरियल क्या चाहिए पढ़ने के लिए? सबसे पहले एनसीईआरटी, 6 टू 12th एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। आप लोग कहेंगे कि सर क्या सारी एनसीईआरटी हमें पढ़नी है? बेटा, 6 टू 10th एनसीईआरटी ऐसी हैं जो आपका बेस तैयार करेंगी 11th और 12th एनसीईआरटी के लिए। जैसे कि 9th की एनसीईआरटी बिल्कुल 11th की एनसीईआरटी में ओवरलैप होती है। इसीलिए 6 से लेकर 8th क्लास तक की एनसीईआरटी तो ऐसी है जिन्हें आप तीनों एनसीईआरटीज को एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन वहां पर बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं, जैसे अर्थ, अर्थ के बारे में लैटिट्यूड, और इनफैक्ट यूपीएससी तो सीधा एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठाकर आपके क्वेश्चन में देता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर बार ऐसे ही दिखेंगे। जैसे अगर हम लास्ट एग्जाम की बात करें तो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन था कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन का था कि वेस्ट ईस्ट क्रॉस करने पे डेज लूज होगा या गेन होगा, उस पर काफी ज्यादा बहस है। लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन गलत, स्टेटमेंट गलत है, कुछ कह रहे हैं सही है, लेकिन वो स्टेटमेंट एज इट इज यूपीएससी ने उठाकर एनसीईआरटी से दे दिया है। तो यहां पर 6 to 8 एनसीईआरटी से आप बेसिक डेफिनेशन, जो चीजें आपको नहीं पता है वो आप जरूर निकालें।
जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठे हैं तो आप लोग क्या करें, उसके एक्सरसाइजेस को जरूर सॉल्व करें, चाहे वो क्वेश्चंस की फॉर्म में हो, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में हो, या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो। वेरी कंसेप्चुअल। 9th एंड 10th एनसीईआरटी को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, वहां से ज्यादा मेटेरियल आपको मिलेगा। और 11th और 12th में आपके पास दो दो एनसीईआरटी हैं, टोटल 4 एनसीईआरटी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने कहा कि फिजिकल ज्योग्राफी है। और फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम बात करें 11th क्लास में तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसके बाद हमारा तीनों पार्ट वहां पर क्लियर होते हैं। बेटा जैसा मैं कह रहा हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते वक्त आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी ध्यान में रखेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को ध्यान में रखने के लिए आपके पास एक ऐसा ग्लोब, जरूरी नहीं है ग्लोब हो, लेकिन एटलस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एटलस नहीं रख पाएंगे तो दिक्कत आएगी। एटलस के साथ साथ ब्लैंक मैप्स। फॉर एग्जाम्पल एक वही टॉपिक, मान लो आपने माउंटेन्स पढ़ लिया है, माउंटेन्स के कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, अब आपको दुनिया में जानना है कि कहां पर कौन से माउंटेन्स है। आप फिजिकल मैप खोलिए हर एक कॉन्टिनेंट का, कि नॉर्थ अमेरिका में ओके दीज आर द अपलेचन माउंटेन्स, ठीक है, दीज आर द रॉकीज। उन्हें आप अपने ब्लैंक मैप का मतलब है कि आपका जो खाली मैप है नॉर्थ अमेरिका में, उसको लोकेट करें कि ये रहा इसका लोकेशन, और वहीं पर एटलस में उसका हाईएस्ट पीक भी मेंशन होगा, तो आप उसे मैप में लोकेट करते चलेंगे। इससे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ साथ तैयार होती चलेगी। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी आपके कंसेप्ट तो बिल्ड करेगी ही करेगी, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल आसान करा देगी, रादर देन कि हाँ बैठ के मैं सारी मैपिंग एक साथ करता हूं। इससे बेटर तरीका यह है कि आप एक एक कंसेप्ट को पढ़ते चले जाएं। फॉर एग्जांपल आपने ओशनोग्राफी में स्टेट्स के बारे में पढ़ा कि स्टेट्स क्या होती है, कि इट इज अ नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडी को आपस में जोड़ती है और दो बड़े लैंडमार्क्स को अलग करती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहां पर भी जो भी स्टेट है उसको आप मार्क करें, और साथ ही साथ एटलिस्ट जो है या मैपिंग जो है उसको गेम के रूप से लें, क्योंकि मैपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक रिक्रिएशनल तरीके से आप लोगों के लिए काम करने वाली है। यानी इफ यू आर फीलिंग बोर्ड, पढ़ते पढ़ते बोरियत आ रही है, बिल्कुल आती है। इवन कोई सब्जेक्ट अगर मान लो आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, स्टार्ट प्लेइंग विद एटलस। आई एम क्लियरली यूजिंग दिस वर्ड प्लेइंग, बिकॉज एटलस जो है काफी रंगीन सी किताब है, दुनिया में हमें देखने को मिलता है, और आपको एक बार इंटरेस्ट आपका एटलस में आ गया तो इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू कि आप चीजों को ढंग से जान पाएंगे, कहां पर कौन सी रिवर है, किस तरीके से चीजें हैं। फिर एक बार एक सवाल खड़ा हो जाता है कि सर क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? बेटा बिल्कुल सफिशिएंट है। उनमें आप लोगों के तीनों पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी कंप्लीट होंगे ही होंगे, इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट होगी। लेकिन देयर इज अ बुक जीसी लियोंग। अब जीसी लियोंग लेकर जैसे लोग सवाल भी खड़ा करते हैं कि सर क्या मुझे माजिद हुसैन भी पढ़नी चाहिए? नहीं बेटा, आप क्या काम करें, जीसी लियोंग अगर आप अपनी तैयारी के शुरुआत फेज में हैं, एनसीईआरटी आपने खत्म कर दी हैं, तब आप जीसी लियोंग को प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है बेटा फिजिकल ज्योग्राफी की। आधी किताब में तो आपको समझाई गई है क्लाइमेटोलॉजी एंड ये जियोमोर्फोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, बट आधी किताब जो है वो सिर्फ क्लाइमेटिक रीजन्स के लिए रखी गई है। क्लाइमेटिक रीजन्स के लिए मैं किताब जरूर पढ़ने के लिए कहूंगा, क्योंकि क्लाइमेटिक रीजन्स जो आपका टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पूरी दुनिया को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल कुछ क्लाइमेटिक रीजन्स में बांट रखा है, और कहां पर क्या चीज होती है, यानी वहां की इकोनॉमी, वहां की ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां के क्लाइमेट पर डिपेंड करती है, और उससे यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। एंड क्लाइमेटिक रीजन्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जीसी लियोंग ने, जो कि उसका आधा पार्ट है। तो अगर आप लोग पूरी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद आप क्लाइमेटिक रीजन्स जरूर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को गाइड कौन करने वाला है बेटा? पीवाईक्यूज गाइड करने वाले हैं। पीवाईक्यूज की आप ऐसी किताब लें जिसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल गए हैं। अगर आपको मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं मिल रही है तो एवीकेएस हैज लॉन्च्ड इट्स ओन पीवाईक्यू बुक, जो अपने आप में बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि वहां पर हर एक एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया गया। यानी आपको हर साल के पेपर में ज्योग्राफी के क्वेश्चन अलग मिल जाएंगे जिससे आप इजीली कर सकते हैं। उस साथ साथ अब आप लोग कहेंगे कि सर इतना क्या काफी है पढ़ने के लिए? बेटा अगर आपको इतना सब नहीं पढ़ना है तो आप एवीकेएस का क्लासरूम नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल भी ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पर हम ये चीजें जैसे नंबर ऑफ सोर्सेज, जैसे मैंने कहा कि एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग प्लस इवन फ्रॉम सम टॉपिक्स फ्रॉम द माजिद हुसैन एंड सम अदर थिंग्स आल्सो, वहां से चीजें आप लोगों को कराई जाती हैं सिंपल तरीके से। इसके साथ साथ आपकी फिजिकल ज्योग्राफी पूरी हो, ध्यान रहे बेटा इसको इंडियन ज्योग्राफी पर सीधा जंप मत करना। जब तक आप क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ सकते तब तक आप क्लाइमेटिक रीजन्स भी नहीं पढ़ सकते। जब तक आप क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ सकते तब तक आप इंडिया का मानसून नहीं समझ पाएंगे। मानसून नहीं समझ पाएंगे तो इंडिया का बेटा एग्रीकल्चर भी नहीं समझ पाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद आप इंडियन ज्योग्राफी पर आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी जो अपने आप में एक डिफरेंट थिंग है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें यहां पर उल्टी होती हुई दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इंडिया का सबसे पहले तो लैंड फीचर पढ़े। भारत की जमीन को 6 हिस्सों में बांट रखा है। 6 हिस्से यानी नॉर्दर्न माउंटेन जिसमें हिमालयाज आ जाते हैं, ट्रांस हिमालयाज एंड ऑल। उसके बाद अगर हम देखें तो वी हैव नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स एंड डेजर्ट। बेटा डेजर्ट आप लोग पढ़कर आ चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी में, कि जहां पर हम देखते हैं ईस्टर्लीज का कैसा फिनोमिना है डेजर्ट फॉर्म, ट्रॉपिकल डेजर्ट बनने में, जैसे हमारा थार डेजर्ट बनता है। उसके साथ साथ आप लोग वेरिएबल विंड्स के बारे में पढ़कर आ चुके होंगे तो आपको मॉनसून समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग जियोमोर्फोलॉजी में कन्वर्जेंस थ्योरी पढ़कर आ चुके होंगे तो आपको हिमालयाज का फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हिमालयाज कैसे बनते हैं, व्हाई दीज आर फोल्ड माउंटेन्स, क्यों वहां पर हमें
फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, जबकि फॉसिल्स तो वहां पर होने भी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो रिवर सिस्टम, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां पहुंचती है, कौन सा उस पर डैम है, याद करने से कुछ नहीं होगा बेटा, याद करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करना है, हर एक रिवर का अलग मैप बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इंडस रिवर का मैप बनाया। अब इंडस रिवर का मैप आप किस पर बनाएं, इंडिया के फिजिकल पॉलिटिकल मैप पर बनाएं, जिससे आपको यह भी पता लगे कि कौन सी रिवर किस स्टेट से गुजर रही है, वो किस स्टेट के बीच में बाउंड्री बना रही है, साथ ही साथ वो इंडिया और पाकिस्तान में कैसे बाउंड्री बना रही है। तो पॉलिटिकल मैप पर अगर आप लोग रिवर्स का मैप बनाएंगे तो आप लोगों को क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि कौन सी रिवर किस किस स्टेट से बहती है, क्या उसका ड्रेनेज एरिया है, क्या उसका कैचमेंट एरिया है, साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज कहां से आती हैं। हर एक रिवर का अलग मैप बनाएं, इंडस रिवर सिस्टम का, गंगा रिवर सिस्टम का, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का, महानदी का, नर्मदा का, तापी का। जितने मैप्स आप बना सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिर भी देयर आर 12 to 13 रिवर्स जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की, वो आपको जरूर मैप में ड्रॉ करनी चाहिए। यानी वो मैप जो आपका तैयार होगा, आपको मैप के सहारे से ही चीजें करनी होंगी। अगर आप लोग ज्योग्राफी में, चाहे तो फिजिकल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में और इन ज्योग्राफी में अगर आप मैप नहीं बनाएंगे तो चीजें आपको लंबे समय तक कभी याद नहीं रहने वाली हैं। क्योंकि बेटा सीधी सी बात यह है, हमें ज्योग्राफी में स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है कि हमें आता हो, ठीक है, हम बहुत सुपर हो जाएं। आप लोगों का जो एग्जाम है इट इज ऑफ जनरल स्टडीज, और आप लोगों को ज्योग्राफी के बारे में जनरल बातें डेवलप करनी है, जनरल बातें सीखनी है। और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पेपर में हमारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, हमें इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके लिए बेटा आप लोगों को गेन्ड नॉलेज का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि साथ साथ आप लोग हर चीज का मैप बनाएं। अब आप लोगों ने रट लिया है कि गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ये हैं, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ये हैं, लेकिन आपको कुछ लंबे समय तक वो याद नहीं रहने वाली हैं। लेकिन अगर आप एक बार मैप देखकर बनाओगे, दूसरी बार बिना देखे, और तीसरी बार रैंडम कभी भी ऐसे ही बनाना शुरू कर दोगे कि हाँ, जैसे मैंने कहा कि मैपिंग इज अ लाइक अ गेम, ठीक है, कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, चलो ठीक है आज मैप ड्रॉ करते हैं, यहां से ये जा रहा था, यहां से जा रहा था, तो इट यू विल पुट प्रेशर ऑन योर माइंड एंड योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग। तो आप मैपिंग को एक गेम के तरीके से लें। उसके साथ साथ जब आप रिवर सिस्टम सीख लें तो भारत में एग्रीकल्चर सिस्टम पर आ जाएं। एग्रीकल्चर सिस्टम यानी सॉइल, भारत में देखें कि कहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मैप नहीं बनाएं, उस मिट्टी में वहीं पर मेंशन कर दें कि इसकी अंदर ये न्यूट्रिएंट ज्यादा है, ये कम है, और इसमें ये क्रॉप हो जा सकती है। एक मैप पर आपका पूरा टॉपिक तैयार हो गया है। फिर बेटा इसमें आप क्रॉप्स पढ़ना शुरू कर दें, सीजन पढ़ना शुरू कर दें कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप पैदा होती है, भारत का कौन सा स्टेट कौन सी क्रॉप को ज्यादा उगाता है। अगेन यूज द मैप, स्टार्ट मेकिंग मैप। मैप्स पर आप लोगों की ज्योग्राफी खत्म हो जानी चाहिए, कंसेप्ट दिमाग में और एप्लीकेशन मैप पे। क्योंकि जब आप लोग मैप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट आपके दिमाग में दौड़ने लगेगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें नेचुरलाइजेशन, बिल्कुल मैप पे, कि अगर आप लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ चुके होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जहां ज्यादा बारिश होती है बेटा वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि पानी को, पेड़ों को अपने पत्ते छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर बारिश कम होती है वहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ सूखे टाइम पर अपने पत्तों को छोड़ देते हैं। जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है वहां पर थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं। ये सारे कंसेप्ट आप क्लाइमेटोलॉजी में सीख चुके होंगे, क्लाइमेटिक जोन्स में भी पढ़ चुके होंगे। ऐसा ही भारत का भी नेचुरल एजुकेशन है कि कहां पर कौन सा जंगल है। अगर आप लोग मानसून पढ़ चुके होंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि यहां पर बारिश ज्यादा है, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और आपका जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है कि और अंडमान निकोबार का, कि वहां पर बारिश ज्यादा है तो वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अंदर की तरफ आओगे तो बेटा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन तो बनेगा ही बनेगा, जिससे हम क्या कह सकते हैं बेटा कि इट विल बी द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। जब आप थॉर्नी फॉरेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि बीच में ड्राई डेसिडियस आ जाएगा। तो इट इज प्योर कंसेप्ट, आपको अपने कंसेप्ट को लोकेशन के साथ यानी मैपिंग के साथ जोड़ना है। थिंग्स वुड बी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। उसके बाद अगर हम देखें, हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तरफ मूव करें, जैसे भारत में पाई जाने वाली इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज किस पे चलती है बेटा, मिनरल्स पे, कि अच्छा ये मिनरल है, ये काफी फैक्चुअल डाटा है, ये आपको याद करके मैप में लोकेट कर देना है कि यहां पर ओके ये और ज्यादा मिलती है, ये स्टेट मेका ज्यादा पैदा करता है, ओके इसके बाद ये थर्मल पावर प्लांट यहां पर है, ये चीज यहां पर है। फिर ज्योग्राफी से जुड़ता हुआ एक चीज हमारे पास एनवायरमेंट का भी आ जाता है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, जो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ठीक है, नेशनल पार्क्स क्या है। अगेन आप लोगों को मैपिंग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि बायोस्फीयर यहां पर रिजर्व है, वहीं पर आप लोकेट कर दीजिए कि इस साल में एस्टेब्लिश यहां पर हुआ था। मैप देखते ही आपको याद हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व में आप लोगों, जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क से कैसे अलग है, बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, और मैप प्रोग्राम जो यूएन का प्रोग्राम है कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वो क्या चीज है। वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद लोकेशन आप मैप पे लोकेट करेंगे। इसके साथ साथ जब भी आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं दुनिया भर में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा कि सर पढ़े क्या। देखो बेटा, जो भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं और लोकेशन वहां पर जो भी आती है, फॉर एग्जांपल अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कुछ हिस्सों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे थाईलैंड को और कंबोडिया के बीच में लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो चीजें न्यूज में रहती हैं। तो आप लोग देखेंगे कि अच्छा दिस इज द एरिया विच इज लोकेटेड इन दिस पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर ये बाउंड्री इसके साथ शेयर होती है या यहाँ से ये रिवर निकलती है।
सम बेसिक थिंग्स आर देयर, दुनिया भर के माउंटेन्स, दुनिया भर के प्लेटूज, दुनिया भर की कुछ 10 बड़ी रिवर्स, इनके बारे में तो आपको जानना ही है, लेकिन द लोकेशंस व्हिच आर इन द न्यूज इट बिकेम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर पेपर, वो आपसे पेपर में पूछी ही जाएंगी। जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा है कि इजराइल पैलेस्टीन का इशू हमेशा से गर्मा गर्म रहता ही है, इसलिए इजराइल की लोकेशन को कई बार यूपीएससी ने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा है, आपके एग्जाम में भी, कि उसके पास कौन सी वाटर बॉडी है, क्या मेडिटेरियन सी से बाउंड्री शेयर करता है, क्या वो अदर जो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्री से वो बाउंड्री शेयर करता है, कोई स्टेट है, वो स्टेट जो मतलब कोई कंट्री है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्री पास होती है, कौन सी कंट्री पास हो रही है जो लैंड लॉक्ड है। तो ऑल दोज थिंग्स आर जस्ट द फैक्चुअल डाटा जो आप लोगों को मैप पर करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको सबसे अच्छा गाइडलाइन के रूप में काम करेगा बेटा पीवाईक्यू। आप लोग जैसे जैसे सिलेबस पढ़ते चले वैसे वैसे पीवाईक्यूज देखते चले, आप लोगों को अंदाजा मिलेगा कि अच्छा हाँ, ज्योग्राफी में इस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे आप लोग देखोगे कि हर बार आपको मैपिंग के क्वेश्चन, लोकेशन क्वेश्चन ज्यादा दिखाई देंगे, तो इट विल जनरेट इंटरेस्ट ऑफ यू पीपल कि हाँ, मुझे मैपिंग भी करनी है, मुझे लोकेशन भी करनी है। और मैपिंग को सरदर्दी ना बनाकर क्या बनाए बेटा, अपना एक गेम बनाए, एंड इट विल एक्ट एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी कि हाँ, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, चलो आज बैठ के मैं अफ्रीका की सारी चीजों को स्टडी करता हूं, आज देखता हूं अफ्रीका में कौन कौन से प्लेटू हैं, आज अफ्रीका में कौन कौन सी रिवर है, कौन सी लेक है। सो इट विल बी एक्टिंग एज योर इन्फॉर्मेशन। और बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं कहता हूं कि जैसे पेपर टू की जो चीजें हैं, पेपर टू में बेसिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यूपीएससी ने सीएपीएफ के पेपर टू में ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में चीजों पर ऐसे लिखने के लिए कहा, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, तो ऑब्वियसली आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए कि उनकी लोकेशन ये है। अमेजोन को लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है? सो यू नीड टू डेवलप अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। आप लोगों को मास्टरी नहीं करनी है ज्योग्राफी में, बट आपको प्लेन जनरलाइजेशन करनी है। प्लेन का मतलब यह है कि पहले मैं फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट पढ़ूंगा, उसको वर्ल्ड में अप्लाई करूंगा थ्रू मैपिंग, एंड देन आई विल कम टू द इंडियन ज्योग्राफी, जहां पर मैं भारतीय हूं, मुझे मेरे भारत की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए कि कहां पर क्या चीज है और वो क्यों हो रही है, कौन सा स्टेट कौन सी क्रॉप ज्यादा उगा रहा है, और कहां पर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, क्या पोर्ट्स कहां पर है। सो दैट इज ऑल। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है, आप लोग पीवाईक्यू बुक एवीकेएस एकेडमी से ले सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि हमें तैयारी करने की जरूरत है, तो यू कैन ऑल्सो रीच अस फॉर द गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पर आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई तकल्लुफ या कोई तकलीफ होती है तो जस्ट लेट अस नो। जय हिंद।